वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8 और चैप्टर 8 में हमने बात की थी आवास और अनुकूलन के बारे में। आज हम बात करते हैं अलग अलग विभिन्न तरह के आवास और अनुकूलनों के बारे में। जो जीव जिस स्थान पर रहता है वह उसका आवास कहलाता है। और कुछ जीव हैं जो जल में पाए जाते हैं, कुछ ध्रुवीय प्रदेशों में यानी बर्फ़ में पाए जाते हैं, कुछ रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे पाए जाते हैं। तो जो जीव होते हैं वो अलग अलग तरह तरह के आवास में पाए जाते हैं और उनके आवास के आधार पर ही उनमें अनुकूलन पाए जाते हैं। मैंने आप लोगों को अनुकूलन बताया था। अनुकूलन का मतलब होता है कि कोई भी जो जीव है जिस स्थान पर, जिस क्षेत्र में वह जहाँ पे रह रहा है, उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। यानी जो जीव होते हैं जिस परिवेश में वो रहते हैं उस परिवेश में रहने योग्य उनमें कुछ लक्षण आते हैं जिन्हें अनुकूलन कहा जाता है। अगर हम ध्रुवीय प्रदेशों की बात करें या हम जलीय जो क्षेत्र हैं उनकी बात करें या फिर रेगिस्तान की बात करें, इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अगर हम बात करें लवणीय जल और अलवणीय जल, देखो अगर हम जल की भी बात करते हैं ना तो उसमें भी दो परिवेश होते हैं, तो खारे पानी और एक मीठा पानी। तो जो लवणीय जल होता है उसके अंदर पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों ही पाए जाते हैं। जल जो होता है उसमें जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों ही होते हैं। जो इनका सबसे पहला जो अनुकूलन है वो ये है कि ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन की क्रिया में कर सकते हैं। अगर हम अन्य जंतुओं की बात करें, जैसे हम अपनी बात करते हैं, पानी में गिरने से इंसान डूब जाता है और मर जाता है। इसका कारण ये है कि हमें जो जल के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है उसको श्वसन की क्रिया में काम में लेने की क्षमता नहीं है। और जो जलीय जीव होते हैं वो पानी से बाहर निकालते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बाहर जो वायु है उस वायु में जो ऑक्सीजन है उसका वो उपयोग नहीं कर सकते। तो जलीय जंतु का पहला अनुकूलन ये हो गया कि वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन की क्रिया में करते हैं। मरुस्थल के अंदर अगर हम बात करें, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कम होता है। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म और रात में ठंडा होता है। मरुस्थल की विशेषता क्या होती है? दिन में तापमान बहुत ज़्यादा होता है, रात में तापमान होता है कम। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे जंतु भूमि पर रहते हैं और श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। तो ये क्या हो गया? अनुकूलन ही है। यहाँ पे देखिए, आपको इस डायग्राम में आपको ऊँट दिख रहा होगा जो कि क्या कर रहा है, पेड़ों की जो शाखाएं हैं इनको खा रहा है। ऊँट जो है उसकी गर्दन लंबी होती है और इसका जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, जिसके कारण ये बड़े बड़े पेड़ों की शाखाओं को खाते हैं। समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं। अगर हम समुद्र की बात करें या हम मरुस्थल की बात करें तो दोनों में ही जलवायु परिस्थितियाँ हैं वो अलग अलग होती हैं और इनका परिवेश भी है वो अलग अलग होता है। हम दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार से पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं और इनमें जो अनुकूलन है वो भी अलग होते हैं। आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश, मरुस्थल और समुद्र के दो जंतु ऊँट और मछली को देखते हैं। देखो, ऊँट कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में या मरुस्थल में। और मछली कहाँ पाई जाती है? जल के अंदर। ऊँट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय जो है उसमें मरुस्थल में रहने योग्य बनाती है। ऊँट जो है वो मरुस्थल में पाया जाता है और उसकी संरचना जो होती है वो इस प्रकार की होती है कि वो मरुस्थल में आसानी से रह सके। जैसे कि अगर हम बात करें, ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिसके कारण उसका शरीर जो है रेत की गर्मी से दूर रहता है। ऊँट जो होता है उसके पैर लंबे होते हैं तो उसका जो शरीर होता है वो मिट्टी से काफ़ी ऊंचाई पर होता है, जिसके कारण जो है वो गर्मी से, मतलब मिट्टी जो होती है वो गर्म होती है, उसका तापमान ज़्यादा होता है। और अगर ऊँट का शरीर नीचे की तरफ रहता, पैर छोटे होते तो उसको गर्मी ज़्यादा लगती। तो सबसे पहला अनुकूलन ऊँट का ये है कि उसके पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर जो है वो ऊपर रहता है और रेत की गर्मी से दूर रहता है। इसके अलावा जो ऊँट होता है उसके अंदर उसमें मूत्र उत्सर्जन जो होता है वो बहुत कम होता है, यानी मूत्र का उत्सर्जन ऊँट बहुत कम करता है, जिसके कारण उसके शरीर में जल की कमी नहीं होती है। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है और मल शुष्क होता है, यानी इनका जो मल होता है ना वो कैसा होता है? सूखा होता है, शुष्क होता है, जिससे उसके अंदर जल क्या हो, कम से कम मात्रा में होता है।
और ऊँट को पसीना भी नहीं आता है, क्योंकि उसका जो शरीर होता है ना, शरीर से जल का हाश बहुत कम होता है, इसीलिए जल के बिना भी अनेक दिनों तक रह सकते हैं। देखो, अगर हम रेगिस्तानी बात करें, मरुस्थल की बात करें, तो ऊँट जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अंदर कई इस तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं जो उसे उस मरुस्थल में रहने योग्य बनाती हैं। जैसे ऊँट के अंदर है ना, मूत्र उत्सर्जन की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, जिसके कारण उसके शरीर का जल है वो बाहर कम उत्सर्जित होता है। दूसरा, उसका जो मल होता है वो ठोस होता है, उसके अंदर जल की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है, तो इस वजह से भी उनके शरीर से जल की हानि कम होती है। इसके अलावा ऊँट को पसीना नहीं आता है, या उनको बहुत कम आता है। इससे क्या होता है कि उसका जो शरीर है, उसके शरीर से जल जो है वो नियमित बना रहता है, जल का संतुलन बना रहता है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसके कारण ऊँट जो है अपने शरीर के अंदर जल की मात्रा को बनाए रखता है और लंबे समय तक बिना पानी पिए लंबे समय तक रह सकता है। अब देखो, यहाँ पे विभिन्न तरह की मछलियाँ आपने देखी होंगी, समुद्रों में, तालाबों में कई तरह की मछलियाँ पाई जाती हैं, या आपने एक्वेरियम में भी देखी होंगी। मछलियाँ जो होती हैं वो इस तरह से अनुकूलित होती हैं, यानी कि वो जल जो है, जल में रहने के लिए अनुकूलित होती है। अगर हम बात करें, ऊँट है, ऊँट को अगर हम किसी तालाब में छोड़ाएं तो क्या वहाँ पे जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता। या फिर मछली को हम मरुस्थल में छोड़ाएं तो क्या वहाँ पे जीवित रह सकती है? नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि मछली जो है वो जल में रहने के अकॉर्डिंग अनुकूलित होती है, और ऊँट जो है वो रेगिस्तान में रहने के लिए ही उसमें अनुकूलन पाए जाते हैं। अब देखो, विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें, इनमें से कुछ को चित्र में दिखाया गया है, परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको इनकी आकृति में कुछ समानताएं दिखाई दे रही हैं? मछलियां चाहे किसी भी उनकी प्रजाति हो, लेकिन उन सब में समानता क्या होती है? इन सब का शरीर जो होता है वो धारारेखीय होता है। और इसकी चर्चा हमने पिछली जो चैप्टर था उसमें की थी कि जो मछली होती है उनका शरीर धारारेखीय होता है, जिससे वो जल में आसानी से तैर सकती हैं। मछलियों का जो शरीर होता है उस पर कई सारे शल्क होते हैं जिससे वो ढका रहता है, और ये शल्क क्या करते हैं? मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति के लिए भी सहायता करते हैं। ये सारा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मछली के बारे में, मछली के अनुकूलन के बारे में। मछली के पंख, उसकी पूंछ जो होती है वो चपटी होती है, और उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन या संतुलन बनाए रखने में ये क्या करती है? सहायता करती है। इसके साथ ही मछली जो होती है, मछली में क्लोम, जिन्हें गिल्स कहते हैं, ये पाए जाते हैं, और ये जो क्लोम होते हैं ये क्या करते हैं? जल में घुली हुई ऑक्सीजन जो होती है उसका उपयोग करते हैं, श्वसन की क्रिया में सहायता करते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हमें जो श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़े हैं, लेकिन मछलियों के अंदर श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स, जिसे क्लोम कहते हैं, तो ये क्लोम होता है। तो इस तरह से दो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी विशेषताएं हमने देखी, इनके अनुकूलन हमने देखे। अब आपको क्या करना है, आज का जो होमवर्क है वो ये है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, मछली का नामांकित चित्र बनाइए। खाली इसमें डायग्राम बनाना है और उसको नाम भी लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, मछली में पाए जाने वाले अनुकूलन लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊँट में पाए जाने वाले अनुकूलन लिखिए। तो आपको ये अनुकूलन लिखने हैं, 3 क्वेश्चन है जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।